तो हेलो टू ऑल माय यंग फ्रेंड्स जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं। जीटी के एकेडमी के लेक्चर्स में आप सबका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस करा था टॉपिक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि अपने पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करूं, जब तक कि उस टॉपिक में सब टॉपिक्स यानी उसके अंदर और टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट ना हो कि उन्हें अलग कवर करने की जरूरत पड़े। तब तक मेरी यही कोशिश रहेगी कि पूरे टॉपिक को चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर किया जाए। तो फ्रिक्शन को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। फ्रिक्शन में हम फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और फ्रिक्शन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इसे बहुत ही केयरफुली देखें, क्योंकि ये इंटरमीडिएट के लिए और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बगैर देर करते हुए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक फ्रिक्शन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एवरी बॉडी continues to be in its state of rest or uniform motion unless there is an external force। यानी हर बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगी, रुकी यानी रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर मोशन कर रही है यूनिफॉर्म तो मोशन करती रहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगता है। लेकिन अगर हम कहीं पर स्लाइडिंग या रोलिंग मोशन को इनिशिएट करें तो मोशन थोड़ी देर बाद जाके रुक जाता है। यानी अगर मान लीजिए यहां पर हम कोई ये ब्लॉक ले और ब्लॉक पर एक फोर्स लगाए, तो अगर इसमें मोशन पैदा होता है तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आगे जाके ये रुक जाएगा, यहां पर स्टॉप हो जाएगा। या मान लीजिए हम इसी तरह से कोई किसी चीज को रोल करें तो थोड़ी दूर तक तो ये रोल करेगी और उसके बाद जाके ये यहां पर रुक जाएगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि उसे कौन सी चीज रोकती है। न्यूटन्स लॉज तो ये कहता है फर्स्ट लॉ कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा चीज रुकेगी नहीं। तो फिर यहां पर ये कैसे रुकी है, ये हमारा सवाल है। अगर हम एयर प्रेशर को निग्लेक्ट भी कर दें, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे भाई एयर का प्रेशर लग रहा है, उसने रोका होगा। चलिए एयर प्रेशर को हमने निग्लेक्ट कर दिया, हालांकि लगता है बाज बाज केसेस में एयर प्रेशर बहुत कम होता है तो उसको हम निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप एयर प्रेशर को निग्लेक्ट कर भी दें तो फिर कौन सी चीज रोकती है? तो जवाब है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है जो रेजिस्ट करता है स्लाइडिंग या रोलिंग मोशन को। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करता है या रोल करता है तो उसको रेजिस्ट करता है, उसको अपोज करता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक फोर्स है। ये जो है कम्स इनटू प्ले, यानी उसी वक्त फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आता है
जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव करती है या करने की कोशिश करती है। जरूरी नहीं कि मूव करने लगे। मान लीजिए एक हमारे पास यहां पर ये सरफेस है, इस पे एक बहुत भारी ब्लॉक रखा है, तो हम थोड़ा सा फोर्स लगाएं तो इसमें शायद मोशन इनिशिएट नहीं होगा। तो हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ये बॉडी मूव करने की कोशिश कर रही है, अभी मूव करा नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन लगने लगा। तो यहां पर जो हमने कहा कि मूव्स और ट्राइज टू मूव ओवर सरफेस ऑफ अदर, तो फ्रिक्शन इसे अपोज करेगा। तो चलिए फ्रिक्शन को अच्छी तरह से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये एक मान लीजिए एक सरफेस है हमारी, ये, और उस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, एक बॉडी है। अब हम थोड़ा सा फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगाते हैं, लेकिन ये मूव नहीं करता है। बहुत थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो ये मूव अभी नहीं करता है। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता फोर्स को बढ़ाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने के बाद हम ये देखते हैं कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू जब पहुंचती है फोर्स की, एक खास वैल्यू जब फोर्स की पहुंचती है, तब ये बॉडी मूव करना शुरू करती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई फोर्स था जो अभी तक उसे रोक के रखे हुए था, उसके मोशन को अपोज कर रहा था। भाई हमने तो फोर्स लगाना शुरू किया, बॉडी मूव नहीं करी, थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा बढ़ाया, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जब फोर्स पहुंचा, तभी बॉडी ने मूव करना शुरू किया। अभी तक क्यों नहीं मूव करी थी बॉडी? मान लीजिए हमने, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमने 1 यूनिट का फोर्स लगाया, फिर 2 यूनिट का फोर्स लगाया, 3 का लगाया, 4 का लगाया, 5.5 पे जाके बॉडी मूव करी। इस पे मूव करी 5.5 पे, मान लीजिए एक एग्जाम्पल। तो ये रेंज में 1 का जब था, 2 का था, 3 का था, 4 का था, 5.5 तक बॉडी क्यों नहीं मूव करी थी भी तक? इसका मतलब ये हुआ कि कोई फोर्स था जो इसके मोशन को अपोज कर रहा था, लेकिन जब हमने एक लिमिट से ज्यादा का फोर्स लगाया तो फिर बॉडी मूव करने लगी। इसी फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। रफनेस किसी सरफेस की फ्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी डे टू डे लाइफ में। कुछ सरफेसेस स्मूथ होती हैं, कुछ रफ होती हैं, कुछ ज्यादा रफ होती हैं, कुछ ज्यादा स्मूथ होती हैं। तो फ्रिक्शन जो है वो किसी सरफेस के रफनेस की वजह से होता है। अगर हम अपनी नेकेड आई से देखें तो हमें किसी सरफेस का रफनेस उस तरह से नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो जो सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ भी नजर आ रही है, वो भी आपको रफ दिखेगी। मान लीजिए एक सरफेस है, ये अगर हम माइक्रोस्कोप में जाके देखें तो ये कुछ इस तरह से हमें नजर आएगी। ये एक सरफेस है।
एक्चुअली नेकेड आई से देखें तो हो सकता है ये बिल्कुल स्मूथ हमें यहां नजर आ रही है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये सरफेस कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी। अब दूसरी बॉडी है, ये किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रखी हुई है, उसकी भी सरफेस है, वो भी कुछ इसी तरह से ही होगी। मैं उसको थोड़ा सा रेड कलर से बना रहा हूं। देखिए दो सरफेसेस हैं, एक ब्लैक कलर की और एक रेड कलर की। देखने में हमारी नेकेड आई से दोनों स्मूथ दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो वो इस तरह की दिखेंगी, जैसा कि यहां हमने बनाया है। अब होगा क्या, जब आप इस बॉडी को, ब्लैक कलर की बॉडी को या रेड कलर की बॉडी पे स्लाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये जो यहां पर कुछ इंटरलॉक्स बन जाएंगे। ये जो आपको दिख रही हैं अनइवन सरफेस, ये एक दूसरे में फंस जाएंगे। तो रफनेस किसी सरफेस का फ्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने क्या बताया कि अगर हम किसी भी सरफेस को माइक्रोस्कोप में देखें तो उसकी रफनेस हमको दिखाई देगी, जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देगी। बहुत स्मूथ सरफेस को भी अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब ये एक्चुअल स्नैप है जो माइक्रोस्कोप से किसी स्मूथ सरफेस का खींचा हुआ है। अब आप देखिए कि किस तरह से आपको यहां पर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऊबड़ खाबड़, ऊंची नीची, कहीं पर भी आपको इसमें स्मूथनेस नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप जब नेकेड आई से देखेंगे तो यही सरफेस आपको बहुत स्मूथ नजर आएगी। तो चलिए अब हम थ्योरीज ऑफ फ्रिक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं फ्रिक्शन के लिए, जो फ्रिक्शन को समझाने की हमें कोशिश करती हैं। पहले क्या थ्योरी थी और अब क्या थ्योरी है। तो क्लासिकल थ्योरी है, जो पुरानी थ्योरी, कन्वेंशनल थ्योरी, वो ये कहती है कि फ्रिक्शन किसी सरफेस का उसके रफनेस पे डिपेंड करता है। हमने दिखाया कि देखिए अगर दो सरफेसेस हैं और आप इन्हें कांटेक्ट में लेके आए, ये सरफेस मान लीजिए ए है और ये सरफेस बी है। आंखों से आप देखेंगे नेकेड आई से तो स्मूथ दिखेंगी, लेकिन एक्चुअली में उस तरह की स्मूथ है नहीं। जब हम इन्हें करीब लेके आएंगे तो क्या होगा, ये जो इररेगुलरिटीज हैं, ये आप देखिए जो इररेगुलरिटीज हैं यहां पर, ये इंटरलॉक बना लेंगी, एक दूसरे में फंस जाएंगी। देख सकते हैं ना आप यहां पर, ये इंटरलॉक एक दूसरे में जाके फंस जाती हैं। ठीक है? अब हमें इन इंटरलॉक्स को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि अगर हम इस सरफेस को मूव करने की कोशिश करेंगे तो इंटरलॉक तो बन गए, तो उन इंटरलॉक्स को तोड़ने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होगी। तो ये एक्सटर्नल फोर्स बताएगा कि कितना फ्रिक्शन है, यानी कितनी सरफेस रफ है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स हमारा एक्चुअली फ्रिक्शन को मेजर करेगा इनडायरेक्टली।
जितना ज्यादा आप फोर्स लगाते हैं, इसका मतलब उतना ज्यादा आपका फ्रिक्शन है इन दो सरफेसेस के बीच में। क्लासिकल थ्योरी के ड्रॉबैक सुनिए। क्लासिकल थ्योरी जैसे कि मैंने डिस्कस किया वो ये कहती है कि रफनेस जो है वो किसी भी सरफेस की वो फ्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वहां इंटरलॉक बन जाते हैं, उन इंटरलॉक को तोड़ने के लिए एक फोर्स चाहिए हमें, और जितना ज्यादा फोर्स चाहिए तो उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। तो फोर्स जो है हमें उन पे मोशन इनिशिएट करने के लिए अगर जो फोर्स लगाना पड़ रहा है, जितना ज्यादा फोर्स है उतना ज्यादा हमारा फ्रिक्शन है। इस थ्योरी के हिसाब से अगर ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट हो, लार्जर द एरिया ऑफ कांटेक्ट, तो लार्जर जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। भाई अगर कहीं पर आपका एरिया ज्यादा है तो ज्यादा इंटरलॉक बनेंगे, जब ज्यादा इंटरलॉक बनेंगे तो ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी उन इंटरलॉक्स को तोड़ने के लिए, तो इसका मतलब ज्यादा फ्रिक्शन होगा। लेकिन लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने हमें बताया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट के। इस थ्योरी के हिसाब से ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट है तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमको ये पता चला कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता ही नहीं है। और दूसरी ड्रॉबैक ये है कि इस थ्योरी के हिसाब से अगर हम सरफेसेस को एक्स्ट्रा स्मूथ कर दें तो फ्रिक्शन कम होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि फ्रिक्शन जो है वो कम होने के बजाय और बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है डिक्रीज होने के बजाय। और इसकी वजह ये भी है कि हम एक हद से ज्यादा स्मूथ कर ही नहीं सकते। तो चलिए अब हम मॉडर्न थ्योरी को समझते हैं कि मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है। मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि फ्रिक्शन जो है दो सरफेसेस के बीच में वो प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से होती है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर डेवलप करते हैं। ये मॉडर्न थ्योरी कहती है कि जिस पॉइंट पर दोनों सरफेस कांटेक्ट करती हैं, यानी दोनों सरफेसेस के कांटेक्ट पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। और ये थ्योरी कहती है कि एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो बहुत कम होता है। जो हमें दिखता है एरिया ऑफ कांटेक्ट के भी दो सरफेसेस के बीच में एरिया ऑफ कांटेक्ट आपको नजर आएगा, उससे बहुत कम होता है। और यहाँ रेशो जो है वो 10⁴ की होती है, यानी आपको जो कांटेक्ट दिख रहा है उससे 10,000 गुना करीब करीब अप्रोक्सीमेटली कम होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हम इसे समझाते हैं। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, इस पर एक कोन रखा हुआ है। ये अब आपका जो एक्चुअल एरिया, अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट, यानी हमें दिख रहा है कि ये है भाई, ये दोनों सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट। लेकिन ये थ्योरी कह रही है कि एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट ये नहीं है। फिर क्या है? अगर इस सरफेस को हम इधर बनाए, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट ये पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जो हमने बनाए हैं यहां पर, ये है एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। अपेरेंट एरिया जो हमारी आंख को दिख रहा है तो पूरा ये सर्कल दिख रहा है। एक्चुअली हमने क्योंकि 3 डायमेंशनल व्यू है तो हम उसे
ठीक से बना नहीं सकते इलिप्स की तरह, लेकिन है वो सर्किलर। कर्व शेप से कोई मतलब नहीं है हमारा यहाँ पर। एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो ये रेड कलर के पॉइंट्स हैं। तो यहां पर क्या होता है, इन कांटेक्ट पॉइंट्स पर ये जो आपको दिख रहे हैं रेड कलर के मॉलिक्यूल्स बहुत करीब आ जाते हैं और ये स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। इसकी वजह से एडहेसिव प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। एडहेसिव प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है हमारा प्रेशर। अब क्या होगा, अगर फोर मान लीजिए ये कोन का वेट हमारा mg है, तो mg फोर्स तो यहां लग ही रहा है। अब वो फोर्स पहले आपने लगाया था इस पूरे एरिया पे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल एरिया तो बहुत कम है उससे, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, कम हो गया। जब डिनोमिनेटर कम हो गया, प्रेशर बराबर है फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। एडहेसिव प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, लार्ज, और उसकी वजह से कोल्ड वेल्ड्स बन जाते हैं। कोल्ड वेल्ड, कोल्ड वेल्ड किसे कहते हैं? आपने वेल्डिंग तो सुना होगा। वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, दो मेटल्स को जो है वो मेल्ट करके करते हैं। तो क्या होता है, जब दो मेटल्स वेल्ड हो जाते हैं तो वो एक लिक्विड फॉर्म हो जाता है, और उसके बाद हम जब उसे कूल करते हैं तो वो एक्चुअली जब वो लिक्विड होता है तो पार्टिकल बहुत करीब आ जाते हैं, और जब हम उसे ठंडा करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन जाते हैं बहुत करीब आने से। ये तो हमने जनरल वेल्डिंग के अंदर देखा है। कोल्ड वेल्ड उसे कहते हैं कि जब आप मेटल को मेल्ट नहीं करते हैं बल्कि प्रेशर से बहुत करीब ले आते हैं, और वो इतने करीब आ जाते हैं कि वो उसी तरह के उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो कोल्ड वेल्डिंग से भी चीजों को जोड़ा जाता है, एक एक से दूसरी चीज को, यानी दो मेटल्स को आप, एक तो हॉट वेल्डिंग होती है और एक कोल्ड। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर आपने किसी चीज को किसी चीज पे रखा तो आपने मेल्ट तो नहीं किया, लेकिन प्रेशर इतना लगाया कि मॉलिक्यूल्स बहुत करीब आ गए, उसकी वजह से छोटे छोटे कोल्ड वेल्ड्स बन जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थ्योरी ये कह रही है, मॉडर्न थ्योरी, तो फ्रिक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होता है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर होते हैं, और एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत छोटा होता है। अगर ये दो सरफेस आपकी हैं इस तरह से, तो ये आपका एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट जो आपकी आंखों को दिख रहा है। लेकिन अगर आप देखें एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, ये नहीं है। ये जो आप देखिए जहां पर एक्चुअल सरफेस कांटेक्ट में आ रही है वो ये है, ठीक है। तो ये एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट हमने सिर्फ आपको ड्रॉ करके दिखाया है, वो एक्यूरेट इतना हो सकता है नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट से बहुत कम होता है, ठीक। अब इस थ्योरी के हिसाब से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। क्यों? रीजन ये है कि जब आप इंक्रीज करेंगे एरिया को तो एडहेसिव फोर्स भी इंक्रीज होगा, और वो इस तरह से होता है, एफ अपॉन ए, जो एडहेसिव प्रेशर है, जब आप एफ को इंक्रीज करेंगे तो ए भी इंक्रीज होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट, और वो इस तरह से होता है कि प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है, एडहेसिव प्रेशर। तो ये वजह है
कि फ्रिक्शन जो है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर सरफेसेस को हमने बहुत ज्यादा स्मूथ कर दिया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होने के बजाय बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि डिस्टेंस इसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो एडहेसिव प्रेशर बढ़ जाएगा। जब एडहेसिव प्रेशर बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाएगा। यही वजह है कि जब चीजों को एक्स्ट्रा स्मूथ करा जाता है, एक्सपेरिमेंटली एक्स्ट्रा स्मूथ करके देखा करा गया, तो पता चला कि नहीं है तो फ्रिक्शन जो है वो तो बढ़ जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों थ्योरीज, क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरी, समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को और समझने की कोशिश करते हैं। तो हम एनालाइज करते हैं। कोई भी मास m जो है वो रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। ये रखा हुआ है मास m। तो क्या हो रहा है? इसका एक वेट है जो नीचे काम कर रहा है, और ये सरफेस जिस पे रखा हुआ है ये इस पे एक रिएक्शन डाल रही है। रिएक्शन क्यों डालती है? क्योंकि ये ब्लॉक जो है सरफेस को अपने वेट की वजह से प्रेस करता है। मान लीजिए वो प्रेस करेगा एक W फोर्स से, तो सरफेस जो है वो उसे उतना ही फोर्स से ऊपर को प्रेस करेगी, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से। तो ये दो फोर्सेस हैं। अभी फ्रिक्शन जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, ऐसी चीज रखी हुई है। फ्रिक्शन कब आएगा? जब ये ब्लॉक इस सरफेस पे मूव करेगा या मूव करने की कोशिश करेगा। अब हमने क्या किया? हमने इस पर एक फोर्स लगाया। कैसे? जैसे ही हमने फोर्स लगाया, अभी ये मूव नहीं किया है, ठीक है, मैंने इतना फोर्स है कि जो इसे मूव करने में केपेबल नहीं है। तो क्या हो रहा है? इसको कोई चीज रोक रही है, फॉरन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आ गया ये। और ये फोर्स है इस डायरेक्शन में, और देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है उल्टी डायरेक्शन में। तो एफ जो है यहां, जो हमने रेड कलर से दिखाया है, ये हमारा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये मोशन को अपोज करता है। ये जो सरफेस कांटेक्ट में है इनके पैरेलल एक्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए। और ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। अब सेल्फ एडजस्टिंग का क्या मतलब होता है? सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब होता है जितना जितना एफ बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, एफ कम होगा ये भी कम होगा, यानी एडजस्ट करता है एफ के हिसाब से। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ये ब्लॉक है, इस पर हमने फोर्स लगाया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी जितना फोर्स लगाया, देखिए हमने एरो से डिनोट किया है, उतना ही एरो से, उतना बड़ा एरो यहाँ फ्रिक्शन का बना, यानी उतना ही फ्रिक्शन हमारा जनरेट हो गया। मान लीजिए ये 2 यूनिट का फोर्स था, तो ये 2 यूनिट फ्रिक्शन जनरेट हो गया। अब हमने एफ को बढ़ाया, ये भी बढ़ा, और बढ़ाया, और बढ़ा, और बढ़ाया। तो जितना जितना हम बढ़ा रहे हैं उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर हम एफ को कम करें तो ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। देखिए कम हो रहा है। जितना आप एफ को बढ़ाएंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, और अगर आप उसे कम करेंगे तो वो कम हो जाएगा। इसको कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट चीज ये है
टिल द मोशन स्टार्ट्स। जब तक मोशन स्टार्ट नहीं होता तब तक ये सेल्फ एडजस्टिंग है। अब इसका क्या मतलब है? टिल द मोशन स्टार्ट्स,